अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन करें आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं और एग्ज़ाम आपका शुरू हो गया, लॉन्ग केस है भई और पेशेंट से आपने हिस्ट्री लेना शुरू की, इंट्रोडक्शन वगैरह एंड कंप्लेंट्स। आपको अफ़हम हो गया कि पेशेंट या देखकर या तो उसने बता दिया कि जी भई मुझे तो जॉन्डिस है। अब आप क्या करोगे? आप जो है वही नोट्स रिमेंबर करोगे जो आपने पढ़े हैं, ठीक है? या थोड़ी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बुक्स आपने पढ़ी होंगी और उसकी चीज़ों को रिकॉल कर रहे होगे और साइड बाय साइड दो चीज़ें करोगे, रिकॉल करोगे, पूछ रहोगे, रिकॉल करोगे, पूछ रहोगे। इसी प्रॉब्लम को लेके मैंने आज की वीडियो बनाई है और आज का हमारा लेक्चर होने वाला है जॉइंटिस पर बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। जॉइंटिस क्या है, बेसिकली आपको डिफरेंशियल्स आने चाहिए ताकि आप चीफ कंप्लेंट्स वगैरह और हिस्ट्री ले सकें। क्यों हिस्ट्री लें? ताकि आप एग्जामिनेशन कर सकें। क्यों एग्जामिनेशन करें? ताकि आप पूरे सिनेरियो को लेके चल के आप जो है एक डायग्नोसिस तक पहुंचे, राइट? ठीक है, डायग्नोसिस तक पहुंच के फिर अच्छा मजे का आपने प्लान बनाना है वर्कअप करने के लिए और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रेजेंटेशन करनी है, थोड़ा बहुत अपने आप को डिफेंड करना है। तो ये सारी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू होगी, बड़े अच्छे लाइटर नोट पे, बहुत हेल्दी वे पे ताकि आपको रिटेन हो सके। और इंशाल्लाह आपने ये वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये भूलेगी नहीं। भूल गई तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लें वीडियो, ठीक है? मैं कहाँ जा रहा हूँ और आप कहाँ जा रहे हैं, राइट? तो पेन पेपर सीजर स्टोन नहीं कहने वाला, पेन और पेपर अपना जो है उठाएं और नोट करें ये पॉइंट्स, ठीक है? अगर नहीं उठाना चाहते तो कोई बात नहीं, इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताकि आपके ये जो जहन में है ये जो टॉपिक है वो नक्श हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये चीज़ इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जॉइंटिस के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जॉइंटिस का क्या मतलब है। लफ्जी माना ये इधर से शुरू करते हैं ना, ताकि थोड़ा सा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ अप्रोच हो जाए। जॉइंटिस बेसिकली जॉने से निकला है और जॉने का मतलब है येलो और जॉनाइस का मतलब है फ्रेंच में येलोनेस। तो उसको इंग्लिश में आते आते लोगों ने जॉइंटिस कहना शुरू कर दिया, राइट? तो जॉइंटिस में जो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जॉइंटिस पेशेंट को कब डेवलप होगा। 1 बिलिरुबिन के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, नहीं 3 के बाद ही होगा। लाइक 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 30 माइक्रोमोल पर लीटर के हिसाब से जब अगर पेशेंट का जो हो बिलिरुबिन लेवल, तो उसके बाद इसको जॉइंटिस होता है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और यही है, ठीक है? सिग्निफिकेंस क्या है भाई? अब ये मजे की बात है कि जॉइंटिस ना सिर्फ साइन है बल्कि ये सिम्टम्स भी है। दोनों सूरतों में हो सकता है। कभी कभी कोई लोग कहते हैं कि यार मुझे जॉइंटिस हो गया, मेरी आंखों में पिलहाट हो गई, मुझे अरकान का मसला है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही नोटिस करते हो, वो उसको पता ही नहीं होता कि उसकी जो है ना आंखों की रंगत जो है वो जर्दी माइल हो गई है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैच ये है कि आपने कभी भी जब एग्जामिनेशन करना है या ओपीडीज में, एग्जाम की बात नहीं कर रहा, तो आपने पहले ये करना है कि पेशेंट को नेचुरल लाइट जो सनलाइट है उसमें ही एग्जामिन करना है। उसमें ही आपको येलोनेस नजर आती है। जो वाइट लाइट होती है रॉड्स वगैरह की, उसमें आपको इतना ज़्यादा अच्छा अप्रिशिएट नहीं होगा ये चीज़, राइट? तो ये इसका सिग्निफिकेंस थी। और इसमें ये कि एक बड़ी अच्छी लॉजिकल अप्रोच आपने बनानी है ताकि आपका पेशेंट डायग्नोज हो जाए। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंटिस? क्लासीफाई करें भाई, करें। जहन में कुछ आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, आ रहा होगा जी, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा होगा। हमने बचपन से पढ़ा है, लाइक बचपन से फाइनल ईयर से ही पढ़ रहे हैं। 3 टाइप्स के जॉइंटिस होते हैं, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। या हम प्री हेपेटिक को ये भी सोच सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर कॉजेज हेमोलिसिस की वजह से होती हैं, तो हेमोलिटिक जो जॉन्डिस है उसको ये कह सकते हैं प्री हेपेटिक को। जो हेपेटिक जॉन्डिस है उसको हम हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस कह सकते हैं क्योंकि हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस की वजह से ही होता है। और जो लास्ट वन है पोस्ट हेपेटिक, इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव या कोलेस्टेटिक जॉन्डिस भी कह सकते हैं। तो प्री हेपेटिक की तरफ आते हैं तो इट यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, एज यू नो। हेमोलिसिस होती है जनाब, और उसकी वजह हेमोलिसिस जब होगी तो क्या होगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी बिलिरुबिन की, और इतना ज़्यादा लोडेड हो जाता है हेपेटोसाइट जो लिवर सेल होता है बेसिकली, कि वो कॉन्जुगेशन नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है। अब बात करते हैं हेपेटिक की। थोड़ा थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मैं बार बार इसको कहूंगा तो मैं नहीं चाहता कि रिपीटेशंस हो। हेपेटिक या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस क्यों होता है? इट रिजल्ट्स फ्रॉम हेपेटोसाइट डिसफंक्शन बेसिकली। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म है वो जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से रिड्यूस्ड अपटेक होती है हेपेटोसाइट की, मतलब नहीं इसको अपटेक करते, और उसकी वजह से आपके पेशेंट में जॉन्डिस हो सकता है, राइट? पोस्ट हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव या कोलेस्टेटिक जॉन्डिस का मतलब क्या है, क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव बिलिरुबिन एक्सक्रीशन, ठीक है ना? मतलब बन तो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक्सक्रीशन नहीं हो रही। और ये क्यों होता है? दिस कुड हैपन आइदर इनसाइड द लिवर, जिसको हम उर्फ आम में इंट्राहेपेटिक कहते हैं, और इट कैन बी ड्यू टू एक्स्ट्रा हेपेटिक, जिसको हम जो है
मतलब एक्स्ट्रा हेपेटिक ही कहते हैं, ठीक है। इंट्रा हेपेटिक हो गया और एक्स्ट्रा हेपेटिक हो गया, ठीक है। और बेसिकली ये वाला जो जॉन्डिस है, इसका जो इंपॉर्टेंट बात ये टैग लाइन ये है कि ये कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन उसकी वजह से होता है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड होता है। बाकी जो आपने पहले पढ़ा था वो अनकॉन्जुगेटेड था, जो हम पढ़े थे हेमोलिसिस की वजह से हो रहा था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ये बात याद रखें कि इसके अलावा भी जो है ना चीज़ें होती हैं, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है, जो आपको पता है, शुरू से पढ़ रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि आपने पेशेंट देखा होगा, आई हैव सीन अ पेशेंट, आपने भी देखा होगा, डायग्नोज भी किया होगा, सच एज लेट्स सपोज कि अगर अनकॉन्जुगेटेड है तो गिलबर्ट्स हो सकता है, और अगर कॉन्जुगेटेड है तो वो डबन जॉन्सेस हो सकता है, ठीक है। तो इसका नेमोनिक है बड़े मजे का, CGDR डॉक्टर CJ, ठीक है। DR जो है डबन जॉनसन्स, और रोटर सिंड्रोम जो है ये दोनों कॉन्जुगेटेड है, और जो CJ है जो है वो बेसिकली गिलबर्ट सिंड्रोम हो गया और नेचुरल सिंड्रोम हो गया, ये बेसिकली अपना अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। तो आगे चलते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पे विजिबल भी होगा। तो अभी हमें तो ही पता चल गया कि यार 3 टाइप्स की जॉन्डिस हैं, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, या प्री हेपेटिक को हेमोलिटिक भी कहते हैं, हेपेटिक को जो है हम हेपेटोसेलुलर डैमेज की वजह से भी कहते हैं, और जो नंबर 3 पे है उसको कोलेस्टैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव उसकी वजह से होता है। तो पहले प्री हेपेटिक को जो है ना बीच में ला के देखते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या क्या कॉजेज था। मैंने बता दिया, आपको क्लू दे दिया। अब जितने भी हेमोलिसिस हैं उनकी कंडीशंस उनको फिट करें, बीट हीमोग्लोबिनोपैथी सच एज थैलेसीमिया या सिकल सेल डिजीज हो सकती है, ठीक है। फिर हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस हो सकती है। इसके अलावा जो है एबनॉर्मल हेमोलिसिस हो सकती है। कौन कौन सी कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल बहुत सी कंडीशन में हो सकती है, जब हम क्या कहते हैं इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, G6PD की वजह से हो सकती है, अपना मलेरिया वगैरह की वजह से हो सकती है, इम्यून मेडिएटेड कॉजेज की वजह से भी जो है प्री हेपेटिक होता है, जिस तरह के वार्म हो गया, कोल्ड हो गया। कोल्ड का जो है याद रखें माइकोप्लाज्मा, माई कोल्ड प्लाज्मा, ठीक है, कोल्ड, तो इससे आपको इंशाल्लाह याद रहेगा। IMN है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, हॉट वार्म, ठीक है। तो SLE और लिम्फोमा 2 हॉट कंडीशंस हैं, ठीक है। इसमें फीवरिश होता है यूजुअली पेशेंट, तो इस तरह आपको याद करने में आसानी होगी कि ये जो है वार्म हेमोलिसिस हेमोलिटिक एनीमिया करता है, ठीक है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन ड्रग्स जो कि हेमोलाइसिस करते हैं और प्री हेपेटिक जॉन्डिस करते हैं। मतलब देयर आर ड्रग्स जो कि हेपेटोसेलुलर करते हैं, देयर आर ड्रग्स व्हिच कैन कॉज प्री हेपेटिक जॉन्डिस। व्हाट आर देज और व्हाट आर दोज, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी हैं थ्योरी के लिए भी, ठीक है, ना सिर्फ आपके क्लिनिकल्स के लिए, थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दोज ड्रग्स, तो 2 ड्रग्स याद रखें, मिथाइल डोपा और पेनिसिलिन। तो फिर मैं क्विकली रिवीजन कर लेता हूँ। हेमोलिटिक एनीमिया की जितनी भी कॉजेज हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें। इसके अलावा इम्यून मेडिएटेड हेमोलिसिस हो गई, और इन्फेक्शंस हो गई, ठीक है, और ड्रग्स हो गई मिथाइल डोपा और पेनिसिलिन। आगे चलते हैं, हेपेटोसेलुलर की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसको बीच में था, उसको आप इमेजिन करें। और यहाँ पे बहुत मजे की, जो इसको हम हेपेटोसेलुलर को 2 फर्दर चीज़ों में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक है आपका एक्यूट कंडीशंस और दूसरा है क्रॉनिक कंडीशंस। एक्यूट कंडीशंस कौन सी हैं जो हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस करती हैं, सोचे, थोड़ा सा मैं आपको वक्त देता हूँ। आ गया ज़हन में, ठीक है। इन्फेक्शंस का सोचें, ठीक है, कौन कौन सी इन्फेक्शंस हैं। आपकी हेपेटाइटिस है, सिंपल, ठीक है, हेपेटाइटिस A कर सकती है, B का भी एक्यूट वेरिएंट काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा CMV है, एप्स्टाइन बार वायरस की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई इन्फेक्शंस हैं जो आपके जहन में हैं लेकिन आ नहीं रही, तो बिल्कुल उभारे। लेप्टोस्पायरोसिस, उसमें भी एक्यूटली हेपेटोसेलुलर डैमेज होता है और जॉन्डिस आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी एक्यूट कंडीशंस में आना मतलब आपके पेशेंट में है या आपके जहन में आने चाहिए ये बात कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक्यूट अगर आप सोचेंगे कि एकदम से पेशेंट को जॉन्डिस हो गया तो ड्रग्स की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी ड्रग्स करती हैं, तो सबसे तो हाई हील्ड तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं। फिर देयर आर सर्टेन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स कर सकती हैं। और वो कौन सी पॉइजनिंग है जो टोक्स में सबसे ज़्यादा आती है, पैरास्टामोल ओवरडोज, उसकी वजह से भी जॉन्डिस होता है। और वो कौन सा होता है, एक्यूट होता है, हेपेटोसेलुलर होता है। और फिर बहुत कम ऐसा होता है कि कभी फैटी लिवर और प्रेगनेंसी की वजह से भी एक्यूटली पेशेंट को हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, राइट। तो हमने हेपेटोसेलुलर का एक्यूट हमने सारा पढ़ लिया, अब हेपेटोसेलुलर का हमने क्रॉनिक पढ़ना है, ठीक है। तो क्रॉनिक कौन कौन सी कंडीशंस हैं, फिर अगेन स्टार्ट हो जाए। वैसे डिफरेंसेस बनाने के लिए जो वेंडिकेट का जो नेमोनिक है, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके जहन में लेट्स सपोज आप ब्लैंक होंगे तो आप वेंडिकेट को याद रखें, और ये वजीफा आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। जिसमें वास्कुलर है, इन्फेक्शन है, न्यूप्लाजिया है, और इस तरह डिफरेंट ड्रग्स हैं, सब कुछ है, मैं आपको बता दूंगा, उसमें इंशाल्लाह घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है, मे बी ड्यू टू पुअर हाइजीन, या मतलब इन्फेक्शन यहाँ पे 80% पेशेंट्स आपके पास जनरल मेडिसिन वालों के पास इन्फेक्शन वाली आते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन को हमेशा टॉप पे रखा करें। इन्फेक्शन कौन कौन सी है जो कि क्रॉनिक हैं और हेपेटोसेलुलर डैमेज करती हैं, जहन में बात आ रही है समझ। हेपेटाइटिस B, ठीक है, और हेपेटाइटिस C हो सकता है, ठीक है। ये तो इन्फेक्शन हो गई। अब कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल वाली चीज़ें जो कि क्रॉनिक करती हैं,
पाकिस्तान में कॉमन नहीं है लेकिन दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इनफैक्ट बहुत हाईएस्ट कॉज है, कॉमनेस्ट कॉज है, सॉरी, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये यंग पेशेंट है, इन्फेक्शन आपने देख ली, एनवायरमेंटल होगी, फिर उसके बाद ऑटोइम्यून कॉजेज, ऑटोइम्यून सोचें कौन कौन सी हैं, तो ऑटोइम्यून वैरायटी ऑफ डिजीज़ हैं, सारी जितने भी टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है वो इसी जगह पे हम इसको फिट करेंगे। और उसके बाद आते हैं हम मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, विच कैन बी प्राइमरी लिवर का अपना या सेकेंडरी बाहर से कहीं आया होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मिला के सिरोसिस कर सकती हैं। और देन देयर आर सर्टेन डिजीजेज विच आर इनहेरिटेड। कौन कौन सी हैं ऐसी इनहेरिटेड डिजीजेज जो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करती हैं, सॉरी, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस को जन्म देती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है आपके जहन में बिल्कुल सही आ रहा है, विल्सन्स डिजीज एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिजीज डेफिशिएंसी, ये सारी चीजें हैं जो कि आपको इस सेट में मिलेंगी हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे जो है ना बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे हों, मतलब आपने प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, ताकि इसी को ही जहन में रख के आप क्वेश्चंस पूछें और हिस्ट्री करें। खैर, अभी जो हमारा जो एक रह गया वो है पोस्ट हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव या कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, ठीक है। तो बेसिकली ये भी दो टाइप्स का है, एक है इंट्रा हेपेटिक और एक है एक्स्ट्रा हेपेटिक, मतलब लिवर के अंदर और लिवर के जो आउटसाइड है, ठीक है। तो इंट्रा हेपेटिक की क्या क्या वजूह आ सकती है लिवर में? अगेन लेट्स सपोज अगर हेपेटाइटिस विद कोलिंजाइटिस आपको मिल रहा है तो उसकी जो जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं वो एक तो अल्कोहल भी कर सकती है, दूसरा वायरल इन्फेक्शंस कर सकती हैं, ड्रग्स कर सकती हैं जिस तरह अमोक्सिसिलिन और एंटीबायोटिक्स, ठीक है। बस आपके जहन में ही होना चाहिए। और प्रेगनेंसी की वजह से कोलेस्टेटिक जॉन्डिस होता है इंट्राहेपेटिक, ठीक है। उसके बाद एक बहुत फेमस कंडीशन है PBC, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। तो इसकी वजह से भी ये चीज़ें मतलब पोस्ट हेपेटिक का इंट्रा जो हेपेटिक है वो हो सकता है, पोस्ट इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस, या आप कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का जो है इंट्राहेपेटिक वाला वेरिएंट। और साथ ही साथ हम दो और चीज़ों को पढ़ लेते हैं। अच्छा, ड्रग्स का मैं बता रहा था, एमोक्सिसिलिन वगैरह ये तो करती हैं, लेकिन इसके अलावा फिनोथाइजीन्स और एस्ट्रोजेंस भी इसमें इसका रोल है, राइट, ये करती हैं। आखिर में इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस और प्रेगनेंसी बहुत हाई यील्ड है, गैस्ट्रो के एग्जामिनेशंस में लोगों से पूछा जाता है, हमारे यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें करते हैं। तो हम क्विकली एक रिविजन कर लेते हैं कि ये इंट्राहेपेटिक कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं भाई। लिवर के अंदर ही है या उसमें जो है ना ऑटोइम्यून आप मसला कर दो तो वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकती है। आप उसकी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस कर लो, ठीक है, आप उसके अंदर ड्रग्स डाल दो तो उसकी वजह से भी पोस्ट हेपेटिक इंट्रा जो हेपेटिक है वो हो सकता है। और एस्ट्रोजन वगैरह सारी चीज़ें आप, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। बाय द वे बहुत डिफिकल्ट टू क्रैम है, तो ये आपने इसको ज़्यादा फोकस करना है, इसको ज़्यादा एक दफ़ा रीड देनी है, वॉलेटाइल है, भूल जाती है। अब एक्स्ट्रा हेपेटिक बड़ी आसान है। लिवर के बाहर क्या चीज़ होती है? गॉल ब्लैडर होता है, उसमें स्टोन्स कर लें, एक्स्ट्रा हेपेटिक हो जाएगा। अगर उसका कैंसर बना दिया, ठीक है, या बाइल डक्ट का कैंसर बना दिया आपने, तो उसकी मैलिग्नेंसी की वजह से भी आपको पोस्ट जो है ऑब्स्ट्रक्टिव एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। आगे जाते हैं, अगर पेंक्रियाज आता है तो उसका हेड ऑफ पेंक्रियाज में हो सकता है, और एम्पुला ऑफ वेटर में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। फिर अगेन उसमें और इन्फेक्शन कर दें, कोलिंजाइटिस हो जाएगा, या कोई इंटरवेंशन हुई है पेशेंट की, बाइल डक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है, स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस हो सकती है, विच इज आपको पता है एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और पैंक्रियाटाइटिस है, और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट इन पोर्टा हेपेटिस। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कॉजेज हैं ये आपने एक रीड जरूर देनी है। इंट्राहेपेटिक एक्स्ट्रा हेपेटिक का तो आपको पता है, लेकिन कोलेस्टेसिस, प्रेगनेंसी आपने नहीं भूलना, ठीक है, ड्रग्स आपने नहीं भूलने, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस नहीं भूलनी, ये सारी जो है इंट्राहेपेटिक है। एक्स्ट्रा हेपेटिक में आपने क्या चीज़ नहीं भूलनी, वो है जी गॉल स्टोन्स, कार्सिनोमा, पैंक्रियास का भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर का भी हो सकता है, इसके अलावा कोलिंजाइटिस हो सकता है, साथ पैंक्रियाटाइटिस भी कभी कभी कर लेते हैं। और चलो कहने को तो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट इन पोर्टा हेपेटिस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी रेयर है। तो कोशिश करा करें कि पहले सबसे कॉमन चीज़ें आपके जहन में आने वाली हैं तो वो जो है ना वो जहन में लाया करें। लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ कि आपके घर के बाहर एक जानवर है जो कि 4 पाँव हैं उसके, और वो ढेंचू ढेंचू की आवाज़ कर रहा है, राइट। तो आपके जहन में जो है जेब्रा नहीं आना चाहिए, आपके जहन में गधा आना चाहिए। तो फोकस ऑन दोज जेब्रास, राइट, सॉरी दोज डोंकीज, नॉट द जेब्रास, ठीक है। जेब्रास बहुत ही अनकॉमन होते हैं, और एग्जाम में भी अगर आपने अपने आप को फंसाना हो तो आप जेब्रास के बारे में बता दें। बाय द वे सिंपल ही चीज़ें बताया करें, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब ये है कि हिस्ट्री आपने लेनी है, ये तो डिफरेंसेस की बात होगी। और इसका मकसद ये था, सॉरी बहुत बोरिंग थी ये चीज़, लेकिन इसका मकसद ये था ताकि आपको प्रॉम्प्ट हो जाए कि यार मैंने क्या पूछना है, ठीक है। तो जल्दी से आगे चलते हैं। और मकसद क्या है आपका एग्जामिनेशन का? तो आपका मकसद ये होता है कि पहले तो आपने अंडरलाइन कॉज देखनी है कि क्या है, आप क्यों हिस्ट्री एग्जामिनेशन करते हो अंडरलाइन कॉज के लिए। सेकंड ये कि पेशेंट अगर जो भी डिजीज है उसकी सिवियरिटी देखें, और जो डिजीज है उसकी कॉम्प्लिकेशंस देखें। कॉज, सिवियरिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस, ये 3 चीज़ें हैं। इसका ही मकसद होता है कि आपका पेशेंट का अच्छा सा एवोल्यूशन हो जाए और अच्छी से अप्रोच बन जाए, राइट। ओके, तो हिस्ट्री शुरू करते हैं।
हिस्ट्री में आपने डेफिनेटली ओडी पैरा वगैरह तो लेना ही होगा, लेकिन उसमें जो चीज़ें आपने भूलनी नहीं है उसके बारे में मैं ज़्यादा एम्फेसिस यहाँ पे करूँगा। एक तो ये है कि लेट सपोज हेपेटाइटिस है प्लस एक्यूट जो है मतलब ऑनसेट है, तो क्या जहन में आना चाहिए? आपके जहन में आना चाहिए हेपेटोसेलुलर कॉजेज जितनी भी हैं। कौन कौन सी कॉजेज हैं? एक्यूट कॉजेज आपको पता है, इन्फेक्शन हैं, ड्रग्स हैं, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो आपने पूछना है उससे कि यार कितने अरसे से था, एक हफ्ते से था, जल्दी जल्दी से डेवलप हुआ, या 2-3 महीने से, या पूरी उम्र भर से है, ठीक है। तो उम्र भर से या क्रॉनिक या प्रोग्रेसिव ऑनसेट है, उसमें उसका आपके जहन में क्या आना चाहिए? कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो प्रोग्रेसिव हों, प्रोग्रेसिव ऑनसेट के साथ हों और जॉइंटिस करें? तो वो हैं हेमोलिटिक जो एनीमिया की जितनी भी डिजीज हैं वो बचपन से होती हैं और उसमें जॉइंटिस हो रहा होता है पेशेंट को। इसके साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्टिव क्रॉनिक हेपेटोसेलुलर डिजीज की वजह से भी होता है, ठीक है। तो ये आपने एक तो ऑनसेट बहुत भूलना नहीं है कि एक्यूट है कि क्रॉनिक है, यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा था, पहले एम्फेसिस दे रहा था। अब पेशेंट को जॉइंटिस है और उसके साथ उसको प्रोराइटिस है और इसके साथ ही जो है 3 चीज़ें हैं वो ज़रूर आपने पूछनी है, या मतलब एक ही गो में बोल दें तो आपका बहुत आसानी से ही हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। प्रोराइटिस, डार्क यूरिन और पेल स्टूल्स। प्रोराइटिस, डार्क यूरिन और पेल स्टूल्स, ठीक है। क्या मतलब है इसका? क्या जहन में आ रहा है? जॉइंटिस के साथ अगर ये हो तो कोलेस्टेसिस आता है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपके पेशेंट में एनीमिया के सिम्टम्स हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस आप पिक नहीं कर सकते हो, जॉन्डिस वाले पेशेंट में एनीमिया पिक करना बहुत ही जो है शेर लाने के बराबर है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। या अगर पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रहा है कि मेरी रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैं, तो क्या जहन में आएगा? आपके जहन में हेमोलिटिक जॉन्डिस आएगा, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ चीज़ है वो ये है कि अगर पेशेंट को शॉर्ट हिस्ट्री है एकदम से, मतलब जॉन्डिस डेवलप हुआ, साथ फीवर भी है, मलेज भी है, एनोरेक्सिया भी है, मायल्जिया भी है, ठीक है, बिफोर जॉन्डिस, तो क्या मतलब हो गया? शॉर्ट हिस्ट्री है, बिफोर जॉन्डिस के वो मायल्जिया है और इस तरह की जो है ना अनस्पेसिफिक सी चीज़ें, तो आपके जहन में नॉर्मल सादा सा हेपेटाइटिस आएगा। अब यही है कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को जॉन्डिस भी है और साथ साथ मायल्जिया भी हो गया, ठीक है, मतलब उससे पहले नहीं उसके साथ, और फीवर भी है, यूरिन आउटपुट उसका कम आ रहा है, साथ हेमेचूरिया भी आ रहा है, मतलब लिवर की इन्वॉल्वमेंट, किडनी की इन्वॉल्वमेंट आपको मिल रही है हिस्ट्री में, ठीक है। और उसकी जो प्रोफेशन है वो या तो फार्मर है या एक्सपोजर टू मड है, ठीक है, या कंटेमिनेटेड वाटर के साथ, तो क्या जहन में आ रहा है आपके? बिल्कुल सही आ रहा है, लेप्टोस्पायरोसिस, ठीक है। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ, लेट्स सपोज एक पेशेंट है और जॉन्डिस है उसको, और उसने हिस्ट्री दी, आपको प्रोलॉन्ग हिस्ट्री दी है कि यार मुझे वेट लॉस हो रहा है, मुझे एनोरेक्सिया है, ठीक है, और देख भी रहे हैं अपेरेंटली पेशेंट एल्डरली है, तो आपके जहन में क्या आएगा? कार्सिनोमा आएगा, ठीक है। इसके बाद लेट्स सपोज पेशेंट को एपिसोडिक जो है राइट हाइपर पेन हो रहा है और बिलियरी कॉलिक वाला, ठीक है, तो आपके जहन में क्या आएगा? और उसके साथ जॉन्डिस भी है, तो आपके जहन में या तो गाल स्टोन्स आएंगे या आप सोचोगे यार ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का पैटर्न है। ऑलराइट, अभी इसके अलावा मैं एक और सिनेरियो करता हूँ। पेशेंट को जॉन्डिस है, उसके साथ बहुत तेज को फीवर है, चिल्स हो रहे हैं उसको, और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन भी हो रहा है, और मतलब शुरू से ही फीवर के साथ जैसे शुरू हुआ था उसको मतलब जॉन्डिस भी था, ठीक है, बिगिनिंग से ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले पेन हुआ है फिर उसके बाद जॉन्डिस, नहीं, जैसे पेन हुआ उसी वक्त जॉन्डिस भी हो गया, उसको फीवर भी हो गया, तो आपके जहन में कोलिंजाइटिस होगा ना, 3 का ट्रायड है, फीवर है, जॉन्डिस है और पेन है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। ओके, अब एक दूसरा पेशेंट है, या मतलब आप पेशेंट से पूछते हो कि भाई लेट्स सपोज आपको ऐसा तो नहीं होता कि जो है ना पेट में हल्का हल्का कोई दर्द होता है जो कि पीठ पे जाता हो, कमर में जाता हो, रेडिएट कर रहा हो, तो क्या जहन में आ रहा है आपकी जॉन्डिस के साथ? ऐसी अगर कंडीशन हो तो आपके जहन में आ रहा है पैंक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, या ऐसा भी हो सकता है कि पैंक्रेटाइटिस ना हो, उसको पैंक्रेटिक सीए हो, ठीक है। ठीक है, अब एक और पेशेंट आ गया, या मतलब इसी पेशेंट ने आपने पूछ लिया कि जी आपको जॉन्डिस तो है, लेकिन आपको जो है ना आपका पेट फूल रहा है, ठीक है, सॉरी मतलब ये कि एंकल एडिमा हो रहा है, आपको पाँव सूजे हुए हैं आपके, और खून की उल्टियाँ लाना करे, ऐसे कोई शिकायत है, या पकाने का जो रंगत है वो ब्लैक टेरी स्टूल्स की बात करूं, ठीक है, उसकी रंगत का पूछ सकते हैं अगर वो उसका मसला हो रहा है, या जो है ना उसको उसकी नींद डिस्टर्ब है, दिन को सोता है, रात को जागता है, ठीक है, तो अल्टर स्लीप पैटर्न हो गया, तो इस तरह की बातें अगर आपको मिल रही हैं, साथ जॉइंटिस भी है, तो आपके जहन में क्या आएगा? आपके जहन में आएगा क्या? बिल्कुल सही, CLD आएगा, क्रॉनिक लिवर डिजीज आएगी, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो थी बेसिकली ये बड़ी स्पॉट डायग्नोसिस की तरफ ले जाती थी। आपने सारी चीज़ें पूछनी है, ऑनसेट पूछना है, आपने प्रोराइटिस, डार्क यूरिन और पेल स्टूल्स का पूछना है, और एनीमिया के सिम्टम्स वगैरह का, फिर इस तरह मतलब अगर रीनल इन्वॉल्वमेंट है उसका अगर पूछ लें, लेप्टोस्पायरोसिस की तरफ आता है, वेट लॉस, कार्सिनोमा की तरफ आता है, इसके अलावा गॉलस्टोन्स का अगर आपको हिस्ट्री मिल रही हो वो अलग हिस्ट्री है, फीवर है, पेन भी है, और
अपना जॉइंटिस भी है तो कोलोनजाइटिस की तरफ इशारा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इसमें मसला नहीं होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। आगे चलते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फैमिली हिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है, और फैमिली हिस्ट्री में आपने अगर पूछ ली तो आपको काफ़ी अच्छा इशारा हो जाएगा कि यार इसको ये बीमारी है जॉइंटिस के साथ। क्या चीज़ पूछनी है आपने? आपने पूछना है यार खानदान में किसी को तो जॉइंटिस नहीं है, रिकरेंट जॉइंटिस तो नहीं है, क्यों? क्योंकि हेमोलिटिक एनीमिया फैमिलियल होते हैं और साथ गिलबर्ट सिंड्रोम भी फैमिलियल होता है, तो इसमें होगा। गिलबर्ट सिंड्रोम में एक और चीज़ जो मैंने हिस्ट्री में मिस कर ली थी, वो ये कि एपिसोडिक जॉइंटिस होता है, पेशेंट को ठीक होता है फिर आ जाता है, फिर ठीक होता है, ठीक है, फिर उसको आप बोलेंगे कि यार एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, तो बोलेगा जी मेरे एग्जाम्स हैं, या मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, या डिहाइड्रेशन है, या इन्फेक्शन है, या रमज़ान में ऐसे पेशेंट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा ड्रग हिस्ट्री का, जो कि बहुत ही हाई यील्ड है और बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सपोज पेशेंट को जो है पैरास्टामोल उसने ली हुई है, या ओसीपी लिए हुए हैं, या एंटी ट्यूबरकुलस ले रहे हैं पेशेंट सच एज आइसोनियाजिड या रिफेम्पिसिन, ठीक है, या एंटी एपिलेप्टिक ले रहे हैं, जो मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था, जैसे कि आई थिंक कार्बामेज़ापिन ही है, ठीक है, और इसके अलावा एंटी थायराइड ड्रग्स हैं, कार्बामिजोल, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये 3-4-5 ड्रग्स हैं टीबी की, एंटी मतलब सीएनएस से रिलेटेड एंटी एपिलेप्टिक्स आप बता सकते हैं, एंटी ट्यूबरकुलस बता सकते हैं, पैराडोल बता सकते हैं, और थायराइड की बता सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें ड्रग इंड्यूस करती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था, और अभी आप मुझे आंसर देंगे कि कौन सी, अपने दिल में बोलें आप लोग, कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि प्री हेपेटिक जॉइंटिस करती हैं। तो वो थी, कौन सी थी? बिल्कुल, मिथाइल डोपा और पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलामीन, ठीक है, ये ड्रग्स थी जो कि प्री हेपेटिक जॉइंटिस करती हैं, राइट। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसी ड्रग्स हैं कि जो कि मतलब जॉइंटिस तो नहीं करती, लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें G6PD का मसला है तो वो प्रोन हो जाते हैं, जिसमें प्राइमाक्विन बहुत है और नाइट्रोफ्यूरेटाइन, ठीक है, G6PD डेफिशिएंसी के साथ। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन वगैरह ले रहे होते हैं ओसीपीज में, या फिनोथाइजीन जो ले रहे होते हैं, तो उनको जो है कोलोस्टेटिक जॉइंटिस का जो है रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। और साथ कुछ कभी कभी क्लोफिब्रेट के नाम से जो मेडिसिन आती है लिपिड लोअरिंग, ठीक है, उसकी वजह से, या और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से गाल स्टोन्स का मसला हो सकता है। आगे जाते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया ड्रग हिस्ट्री, हमने पूरा तकरीबन पढ़ लिया, हिस्ट्री कैसे लेनी है, मतलब क्या चीज़ें मिस नहीं करनी, हिस्ट्री कैसे लेनी है इसकी वो आपको डिफरेंट नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें आपने मिस नहीं करनी, ठीक है, ये ट्रायड्स आपके जहन में आने चाहिए। ड्रग हिस्ट्री हमने बता दी। इसके अलावा हम अभी बात करते हैं पास्ट हिस्ट्री में आप ऐसी कौन सी बातें जो पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे, या आपने नहीं पूछी तो आपसे पूछ होगी, ठीक है। तो वो ये है कि कोई पेशेंट की सर्जरी तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है कि कोई पेशेंट के पेट में कोई हेपेटोबिलिटी सर्जरी हुई हो, तो वो उसका क्या मतलब है, स्ट्रक्चर्स, ये कोई इंटरवेंशन वगैरह, ERCP वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी स्ट्रक्चर्स को प्रोन करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हेलोथिन का एक्सपोजर है, वो एनास्थेटिस्ट होते हैं यूजली कभी, या मतलब किसी पेशेंट ने जो है ना उसकी ऑपरेशन हुआ है तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि सर्जरी के दौरान हेलोथिन तो नहीं मिला, तो उसकी वजह से भी जॉइंटिस होता है, ठीक है। आगे जाते हैं, पेशेंट से आप ये भी पूछ सकते हैं कि जी आपकी जो है बाउल हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है, दिन में कितने पखाने आते हैं, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का बेसिकली पूछना है। क्यों पूछना है? क्योंकि ये जो है स्क्लेरोजिंग कोलोनजाइटिस के साथ एसोसिएटेड है, ओके। आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि यार आपके जोड़ों में दर्द तो नहीं होता, आपकी जो है जिल्द पे कोई दाग धब्बे वगैरह नमूदार तो नहीं हुए, ठीक है, और इसके अलावा और कोई स्किन से रिलेटेड मसले मसाइल तो नहीं है। क्यों पूछेंगे आप लोग? क्योंकि इस तरह के पेशेंट प्रोन होते हैं ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली यही बातें थी, आपने पास्ट हिस्ट्री जो जॉन्डिस की लेनी है तो उसमें ये जरूर पूछना है, ठीक है। अब हम पूछेंगे पेशेंट से सोशल हिस्ट्री के बारे में। तो सोशल हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जो कि हमने पेशेंट से पूछनी है। एक तो ये कि सोशल हिस्ट्री में हमेशा जो है ना मेडिसिन के एग्जाम में जो सोशल हिस्ट्री होती है ना, उसमें हमने सारी गंदी गंदी बातें पूछनी होती हैं, ठीक है। सेक्सुअल हिस्ट्री हो गई, ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, IV ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री हो गई, ठीक है, अनहाइजीनिक फूड इनटेक की हिस्ट्री होगी, ट्रैवलिंग हिस्ट्री होगी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो लेट्स सपोज अगर फूड हैबिट उसकी बैड है या ट्रैवलिंग कर रहे थे, हेपेटाइटिस एक ही तरफ आपके जहन जाना चाहिए। अगर पेशेंट ड्रग अब्यूजर है या टैटूज हैं या होमोसेक्सुअलिटी है उसको, तो हेपेटाइटिस B and C कॉमन है। अगर पेशेंट अल्कोहलिक है तो अल्कोहलिक जो है लिवर डिजीज या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस सिरोसिस उसका वजह बन सकती है, ठीक है। और अगर पेशेंट का ऑक्यूपेशन, अच्छा ऑक्यूपेशन से मुझे याद है कि डॉक्टर्स बेचारे जो शरीफ लोग होते हैं फिर भी उनको प्रोन होते हैं हेपेटाइटिस पे, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा गंदी बातें पूछें, ठीक है। मैं ऐसी लाइटर नोट पे बात कर रहा था। तो ऑक्यूपेशन में जो है यूजली डॉक्टर्स हैं, मतलब अगर या वो सीवेज वर्कर्स हैं या फार्मर्स हैं तो वो उनको हेपेटाइटिस भी हो सकता है। बाकी ये कि सीवेज वर्कर्स और उसमें अपना लेप्टोस्पायरोसिस का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब और हेल्थ केयर वर्कर्स में कौन सा वाला हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हेपेटाइटिस B, क्योंकि हाईली कॉन्टेगियस है। इवन ये जो है 7 डेज तक जो है वायबल रहता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग में। स्ट्रेंज इजंट इट? मतलब आपके पेशेंट की फाइल्स पे, आपके पेशेंट की टेबल पे, इवन अगर आपकी स्किन बेयर कट होकर लगी वहाँ पे, तो वो भी आपको थियोरेटिकली प्रोन कर सकता है हेपेटाइटिस B से। सो इसलिए कहते हैं ग्लव्स पहना करें, ख्याल रखा करें, एहतियात किया करें, राइट।
अब ये सारी चीज़ें थी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपने भूलनी नहीं है। बाकी वो मैं नहीं पूरी डिटेल में जाता कि ये बहुत टेलर सी अप्रोच है। और अगर आपने यही सारी चीज़ें मेंशन कर ली, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है और आप एब्जॉर्ब करके ये आपने प्रोड्यूस कर लिया जॉन्डिस के पेशेंट में, तो आपसे इंशाल्लाह पूछ कुछ नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ी टेलर्ड अप्रोच थी। तो अभी जाते हैं जॉन्डिस का, आगे चलते हैं और जॉन्डिस का देखते हैं कि एग्जामिनेशन क्या है। तो एग्जामिनेशन जनरल से ही आपने शुरू करना है, ठीक है। वाइटल्स और ये वाली चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो कि आपने जॉन्डिस के पेशेंट में मिस नहीं करनी। तो सबसे पहले तो आपको जीसीएस का अंदाजा करना है ना, ग्लासगो कोमा स्केल। ये वो कैसा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के बारे में आपको अच्छा खासा प्रोफाउंड आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट की क्या स्टेटस है, मेंटल स्टेटस क्या है। उसके बाद जो है जॉन्डिस भी आप देख सकते हो एग्जामिनेशन में, जनरल इंस्पेक्शन भी आपको नजर आ जाएगा। और डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं, गौतम मेहता जो बुक है उसमें मेंशन है, लेमन येलो, पेल येलो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो उससे आप कैटेगोरिक क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि सीवियर है, मॉडरेट है कि माइल्ड जॉन्डिस है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पेशेंट का टेम्परेचर जरूर चेक करते हैं, हम हर पेशेंट में चेक करते हैं। और यहाँ पे मैं ये बात बार बार रिपीट करता रहूँगा कि अपना थर्मामीटर आपने नहीं भूलना पेशेंट का, क्योंकि यहाँ पे वो छोटा सा वाकया कोट कर लूँ कि हमारे जो है कोलीग्स आते हैं और जब वो रिजल्ट का मतलब एग्जाम वगैरह दे के यूजली दूसरे शहर से होते हैं तो जा रहे होते हैं, तो वो घड़ी में उनको याद आता है कि ओ मैंने तो पेशेंट अपना थर्मामीटर अभी पेशेंट की हम पेट में ही पड़ा हुआ है, वो निकाला नहीं था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए आपको ये, अगर आपने ये आपने सुनी हो बात, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं, आपने ज़रूर टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना उधर रख के छोड़ दिया। तो हाई टेम्परेचर और जॉन्डिस है तो क्या जहन में आएगा आपके जहन में आ सकता है वायरल हेपेटाइटिस में भी हो सकता है, हाँ, लेकिन लेप्टोस्पायरोसिस में बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, और कोलिंजाइटिस में जो ट्रायड है उसमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। अब इंस्पेक्शन में आप देख रहे हो कि थोड़ा सा पेशेंट पेल पेल लग रहा है, तो एनीमिया के साथ, हेमोलिटिक एनीमिया के साथ एसोसिएटेड है, सीएलडी वगैरह के साथ एसोसिएटेड है। लेट्स सपोज इसी पेशेंट को, जॉन्डिस के पेशेंट को अगर ज़ेंथेलिज्मा हो गया, ठीक है, तो ज़ेंथेलिज्मा आपको नजर आ रहा है, विजिबल हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस की तरफ इशारा है। सेम पेशेंट है लेकिन केएफ रिंग्स आपको आई में विजिबल हो गई तो विल्सन डिजीज। अगर यही पेशेंट है जॉन्डिस का और उसमें पिगमेंटेशन होगी तो हेमाक्रोमेटोसिस। अगर यही पेशेंट है और उसको आपने एग्जामिनेशन किया और उसके फ्लैपिंग ट्रेमर्स शुरू हो गए, ठीक है, फ्लैपिंग ट्रेमर्स, तो उसका मतलब ये है कि उसको कौन सी डिजीज तो नहीं होगी, बेसिकली वो बड़ी सिवियरिटी के साथ होगा, हेपेटिक एनकैफ में होगा। ऐसा पेशेंट है और उसको जो है स्क्रैच मार्क्स हैं, तो ये आईवी ड्रग अब्यूजर की वजह से उसकी भी, सॉरी वो तो आईवी नीडल्स के मार्क्स हैं। अगर स्क्रैच मार्क्स हैं तो इसमें कौन सा होगा, इचिंग होगी ना पेशेंट को, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होता है ऐसा, ठीक है। अब लेट्स सपोज पेशेंट को जो है ना स्पाइडर नेवाई आपको पिक हो जाते हैं, आपने एक्सपोजर किया, स्पाइडर नेवाई मिल गए, या गायनेकोमेशिया मिल गया, या लॉस ऑफ क्या कहते हैं, लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स मिल गया, या पेरिफेरल एडिमा ब्रूजिंग हो गई, तो ये सारा इशारा कर रहा है स्टेगमेंट ऑफ सीएलडी की तरफ, क्रॉनिक लिवर डिजीज की तरफ, ठीक है। अब पेशेंट के आपने हैंड्स पे देख ली, नीडल मार्क्स जो मैं पहले मेंशन कर रहा था, वो ड्रग अब्यूजर हो सकता है, और उसमें फिर एचआईवी भी हो सकता है, साथ हेपेटाइटिस बी और सी दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा, जॉन्डिस का पेशेंट है और उसकी लिम्फ नोड्स आपको विजिबल हो गए, आपने जब जनरल जीपी में देखे, तो उसका मतलब क्या है कि उसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस हो सकता है, सीएमवी हो सकता है, या मेटास्टेसिस वाली कंडीशंस को डेवलप हो गई है। ये तो था जनरल एग्जामिनेशन। अब जल्दी से हम जो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो हमने जब लिवर देखना है, लिवर का अगर जो है लार्ज है, टेंडर है और हार्ड है, इरेगुलर लिवर है, ठीक है, तो इन लार्ज हार्ड इरेगुलर लिवर अगर होगा हमारे पास, तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए जॉन्डिस के पेशेंट में, मेटास्टेसिस और हेपेटोमा, मेटास्टेसिस और हेपेटोमा। अब अगर इसी पेशेंट में, जॉन्डिस के पेशेंट में टेंडर हेपेटोमेगेली आपको मिल गई, तो आपके जहन में आना चाहिए इन्फेक्शन, एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, वीनस कंजेशन जैसे कि बट कैरी में भी हो सकता है, और इट कैन बी ड्यू टू सीसीएफ, ठीक है। अब जॉन्डिस के साथ आपको स्प्लेनोमेगेली मिल गई, तो ये है ग्रॉस हेमोलिटिक एनीमिया में हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन में हो सकता है, ठीक है, और सम फॉर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस ई, बी और इन्फेक्शंस, ठीक है। अब जॉन्डिस का ही पेशेंट है और आपको एब्डोमिनल एपिगैस्ट्रिक मास मिल गया, तो क्या जहन में आ रहा है, मैलिग्नेंसी, पैंक्रियाटिक सी है, ठीक है। अगर जॉन्डिस का पेशेंट है और पल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर आ रहा है, तो क्या जहन में आ रहा है, पल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर, कॉर्वाइजर्स लॉ याद आया, पैंक्रियाटिक सी है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन इसके अलावा एब्डोमेन में और भी, अगर आपको एसाइटिस मिल गया तो अगेन वो जो है क्या कहते हैं, सीएलडी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। अगर आपको जो है हेपेटोमेगेली मिल गई, मतलब टेंडर ना भी हो, तो सिरोसिस की तरफ जो अर्ली स्टेज है उसमें हो सकता है, ठीक है। सॉरी, जॉन्डिस का अगर मतलब विदाउट हेपेटोमेगेली मिल गया, तो उसमें आपके जहन में क्या हो सकता है, क्या आना चाहिए, विदाउट हेपेटोमेगेली अगर जॉन्डिस हो, तो इसमें आपके जहन में आना चाहिए सिरोसिस ऑफ लिवर, सॉरी, ठीक है, एक सेकंड में आता हूँ, ठीक, ओके। अभी जो है लेट्स सपोज एक पेशेंट है जॉन्डिस का, ठीक है, और उसको टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट हो गई है,
ठीक है, या आपको एग्जामिनेशन में मिल गई या उसने कंप्लेन कर ली, तो ये उसकी नियोप्लाज्म की तरफ इशारा है। दूसरा पेशेंट है, उसको जो है गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपने देखा, रेक्टल एग्जामिनेशन में कि मसले मसाइल हैं, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरफ इशारा दे सकती है चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जनरल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। सेकंड, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा आपने रेस्पिरेटरी करना है। क्यों करना है? क्योंकि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के साथ अक्सर एसोसिएशन होती है, मैट्स होते हैं, लिवर में मैट्स चले जाते हैं, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। या ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, जिसकी वजह से वो जीटी ले रहा है और उसको जॉन्डिस डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। बाकी नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन भी जॉन्डिस के पेशेंट में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक्स्ट्रा पैरामेडल जो सिम्टम्स होते हैं वो विल्सन डिजीज में होते हैं, और उसके ये हमने पास पॉइंटिंग और ये सारी चीज़ें हमने करनी है, ताकि हमें पता चले कि इस पेशेंट को विल्सन्स या उस तरह की कोई डिजीज तो नहीं है, या उसको प्रीडिस्पोज तो नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी हम चलते हैं एल्गोरिदम की तरफ कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, ठीक है। आपके जहन में काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया होगा। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, यार मैनेज कैसे करोगे? तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है वो ये है कि आपने फुल ब्लड काउंट कराना है और सीआरपी कराना है। उसमें ये होगा कि लेट्स सपोज अगर अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया आ गया है, तो आपने फिर उसका देखना है कि एनीमिया है कि नहीं है। अगर एनीमिया नहीं है, ठीक है, तो ये गिलबर्ट सिंड्रोम है। अगर एनीमिया है और फिर आपने आगे उसके साथ एलडीएच भी कराना है, वो भी रेज्ड अगर हो, तो हेमोलिसिस की तरफ इशारा है। और फिर उसमें आपको पता है आपने फिर कंफर्मेटरी टेस्ट कराने हैं कि कौन से हेमोलिटिक एनीमिया है या क्या कॉज है, G6PD भी हो सकता है, सिकल एंड थैलेसीमिया एंड ऑल दैट, राइट। लेट्स सपोज पेशेंट के जो हैं ये एबनॉर्मल एलएफटीज हैं, मतलब फुल ब्लड काउंट और सीआरपी उसका जो है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन एबनॉर्मल एलएफटीज की तरफ जाते हैं। अभी हम सिर्फ एबनॉर्मल एलएफटीज हैं, तो उसमें ये है कि आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर लें, और उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड स्कैन करना है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड स्कैन में आपको क्या चीज़ मिलेगी? आपको जो है डक्ट डायलेटेशन की तरफ बहुत गौर से देखना है। अगर डक्ट डायलेटेशन है तो उसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेटिक जॉन्डिस है। उसमें फिर आप कर सकते हैं सीटी, आप ईआरसीपी कर सकते हैं, या आप फिर फर्दर लेप्रोटमी भी कर सकते हैं, जो कि आजकल नहीं होती, ठीक है। लेट्स सपोज अल्ट्रासाउंड में अगर डक्ट डायलेटेशन नहीं है, तो फिर दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस है या इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस है। तो उसके लिए फिर आपने बहुत थॉरोली पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना है। उसमें वायरल सिरोलॉजी आ जाती है, हेपेटाइटिस ए, आईजीएम आ जाता है, हेपेटाइटिस बी, सरफेस है, हेप सी है, और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। नहीं मिलती, आपको क्लू नहीं मिलता, तो फिर आप ऑटो एंटीबॉडीज कर सकते हैं, ठीक है। आप एएनए कर सकते हैं, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी नहीं मिल रहा, आप फेरेटिन की तरफ जा सकते हैं, सेरुलोप्लाज्मिन की तरफ जा सकते हैं, और उसके बाद आप 24 आवर्स कॉपर एक्सक्रीशन की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको याद जहन में आ रही होंगी। विल्सन्स भी हमने रूल आउट कर लिया, हेमोक्रोमेटोसिस हमने कर लिया, और हेपेटाइटिस हो गया, राइट। अब जो है अगर इसमें भी आपको क्लू नहीं मिल रहा, या मतलब मिल रहा है, उसको आप फर्दर जो है देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने ना सिर्फ कॉज देखनी थी, सिवियरिटी देखनी थी, बल्कि आपने जो है कॉम्प्लिकेशंस भी देखनी थी। तो उसके लिए हमने अपर जीआई एंडोस्कोपी हम कर सकते हैं, और अगर फिर भी कुछ डायग्नोसिस नहीं मिल रही, तो भाई अभी जो है ना बात बहुत दूर तक पहुंचेगी, और अभी लिवर बायोप्सी का जो है अंदेशा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी बेसिकली। मेरी कोशिश तो ये थी कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं, बिकॉज इट्स बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक हो जाते हैं, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि क्विकली बताऊं। आप बार बार ये सुने, ठीक है। आप हैंड्स फ्री पहन के आप जब ड्राइविंग करते हैं, आप उस वक्त सुन सकते हैं, ठीक है, या आप सोते वक्त सुन सकते हैं, या मतलब आप ओपीडी या इमरजेंसी में बैठे हैं, पेशेंट नहीं है, तो आपको ये बार बार जब बातें आपके जहन में पड़ेंगी, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपके जहन में आप मेमोराइज कर लेंगे। 2-3 दफ़ा सुन लें तो आपको इंशाल्लाह फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आप खुद ही जो है ना लोगों को लेक्चर दिया करें मेरे स्टाइल से, ठीक है, क्योंकि टीचिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग। अब टेक होम मैसेजेस की बारी आती है, जो कि मैं हमेशा से जिस पे बहुत एम्फेसिस करता हूँ। फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग प्रायर टू ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस इन अ यंग पेशेंट सजेस्ट क्या? वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस इज अ लेस लाइकली कॉज इन एल्डरली पेशेंट, याद रखें। और बहुत सी चीज़ें, मतलब जॉइंटिस अगर एल्डरली में आ गया ना, तो आपने फिर अपने जो है ना बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गए पेशेंट की हिस्ट्री लेने, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से पेशेंट को मसले मसाइल हो सकते हैं, और वो बहुत सीरियस भी होती हैं। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि डिटेल्ड ड्रग हिस्ट्री इज वेरी रेलिवेंट एज रिकवरी इज एक्सपेक्टेड व्हेन द ड्रग इज डिसकंटिन्यूड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रग का पेशेंट को पता ही नहीं होता कि यार उसको कौन सी ड्रग्स है, तो बहुत ही थॉरली आपने पूछना है। हकीमी ड्रग्स भी हो सकती हैं, पूरा अच्छा खासा जो है ना जॉन्डिस के पेशेंट में ड्रग्स का बहुत ज़्यादा रोल है। यहाँ पे आपने ये मिस नहीं करनी, ठीक है। वो जो अप्रोच लोग कहते हैं कि यार आप जो है ना 10 मिनट तक जो है ना पेशेंट से हिस्ट्री लेते रहो, फिर आपने उठ जाना है और एग्जामिनेशन के दौरान ही करना, नहीं। ये ड्रग हिस्ट्री जो है ना बिल्कुल ही मिस नहीं होनी चाहिए। एक और बात यह कि स्प्लेनोमेगाली इन द प्रेजेंस ऑफ एनीमिया इज वेरी सजेस्टिव ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया, बट ऑल पेशेंट्स विद हेमोलिटिक एनीमिया मे नॉट हैव स्प्लेनोमेगाली। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, जिसमें स्प्लेनिक इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है।
ओके, अब स्प्लेनोमेगाली विद जॉइंटिस में अकर इन सीएलडी विद पोर्टल हाइपरटेंशन, आप सबको पता है, ठीक है, ये याद रखें, बार बार याद रखें, दोहराएं इस बात को। हेमोलिटिक एनीमिया कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बाय ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस ड्यू टू गॉलस्टोन्स, ठीक है। तो दो चीजें, टू डिजीजेस कैन को एग्जिस्ट वाली बात है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप हेमोलिसिस की तरफ जा रहे हैं और पेशेंट को हो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, तो आपने दोनों की चीजें पूछनी है, दोनों की चीजें पूछनी है। तो ये बहुत हाईली बात थी। Then viral hepatitis give rise to hepatocellular jaundice, but be aware of cholestatic form of viral hepatitis, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज हो जाता है और हम सोचते हैं कोलेस्टेटिक जॉन्डिस है, लेकिन वायरल हेपेटाइटिस में भी होता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन इज अ वेरी यूजफुल नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन, तो इसलिए मैंने बोला था कि जब आप फुल ब्लड काउंट कर लेते हैं, आप CRP कर लेते हैं, ठीक है, आपको कुछ क्लू मिल जाता है, गिलबर्ट्स होगा, हेमोलिटिक होगा, उसके बाद आपने एब्नॉर्मल लेफ्टीज की तरफ देखना है, अगर होगा तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि अल्ट्रासाउंड ही करा लें, क्योंकि काफ़ी आपको ऑब्स्ट्रक्टिव पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस की काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल साबित होती हैं अगर अच्छा अल्ट्रासाउंड करने वाला हो, ठीक है। लिवर बायोप्सी इज कंसिडर्ड इन हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस एंड कोलेस्टेटिक जॉन्डिस व्हेन देयर इज नो डक्ट डायलिटेशन इफ डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट विद अदर नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन। बहुत कम होता होगा आपके वार्ड में कि मतलब इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशंस आजकल अवेलेबल हैं, ठीक है, नॉन इन्वेसिव, कि आपने जो है ना पेशेंट की लिवर बायोप्सी की हो, लेकिन अगर करनी पड़े तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, डेफिनेटली। और मजे की बात है कि लिवर बायोप्सी करने में भी उसकी पैथोलॉजी बार बार रिपीट करवा रहे होते हैं, तो बहुत ही ऐसी चीज़ है कि अक्सर फिजिशियंस इसको अवॉइड करते हैं। तो रादर देन कि डू लिवर बायोप्सी, बेटर टू रेफर द पेशेंट टू गैस्ट्रो, ठीक है, उनका ही काम है, उनको ही साझे। ऑल राइट। और लास्ट बात ये कि हर्बल ड्रग्स नेटिव ट्रीटमेंट में कॉज हेपेटोसेलुलर डैमेज। अगेन मैं यही बोल रहा था कि जो हकीमी मेडिकेशंस हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं, इवन आजकल कुछ वेट लॉस टीज़ आई हुई हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और उनसे काफ़ी मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि काफ़ी हमारे पेशेंट्स आते हैं ऑनलाइन चाइनीज़ यूज़ करते हैं, उनको दे एंड अप विद जॉइंटिस एंड थिंग्स लाइक दैट। सो उसके बारे में भी आपने पूछना होगा, राइट। तो होपफुली जॉइंटिस के हवाले से काफ़ी अच्छा हो गया, अच्छी तैयारी हो गई होगी। एंड अपकमिंग वीडियो जो होगी मेरी, वो जॉइंटिस के हवाले से ही होगी। उसमें कुछ जॉइंटिस की इंपॉर्टेंट डिजीज सच एज CLD और इस तरह की कंडीशंस के हवाले में जो कि लॉन्ग केसेस में आते हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। और इसके अलावा जो है आई विल ट्राई कि जॉइंटिस का एक सरोगेट कोई मुझे पेशेंट मिल जाए, या अगर आप लोगों में से कोई चाहता है कि यार मैं आप लोगों से लॉन्ग केस की हिस्ट्री लूँ जॉइंटिस के हवाले से ही, ताकि और लोगों को भी फायदा हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, और आप इसमें और क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि मैंने शायद इसमें गलत कह दी, आप मुझे जो है रेक्टिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम भरपूर मेहनत करेंगे और भी ज़्यादा, ताकि एग्ज़ाम हमने पास करना है, ठीक है। और आगे भी जो आगे वाली आने वाली जनरेशन है ना, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ही सिंप्लीफाइड करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।